नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 24 सितंबर 2025। हम लोग जो है 24 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। तो नाम से आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि त्रिपुर सुंदरी, तो त्रिपुर जो है किससे संदर्भित लग रहा है, किस राज्य से? तो ये आपको त्रिपुरा से। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये त्रिपुरा है ना। तो यहाँ पर जो है 524 साल पुराना एक मंदिर था, उसका जो है पुनर्विकास किया गया है। और पुनर्विकास के साथ साथ जो है उसका फिर से कह सकते हैं कि उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। त्रिपुरा के किस जिले में? तो त्रिपुरा के आपको देखने को मिलेगा गोमती जिले में देखने को मिलेगा। 524 साल पुराने, है ना। त्रिपुरा के गोमती जिले में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। और यह जो है प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपये, कह सकते हैं कि इसमें जो है 52 करोड़ रुपये से अधिक लागत इसमें खर्च किया गया है। और ये खर्च इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यटन के साथ, यहाँ जो है पर्यटन को जो है बढ़ावा देने की एक तरह से कोशिश किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर आस्था के साथ साथ जो है पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी वजह से जो है इसका पुनर्भव्य पुनर्विकास किया गया है, जिससे यह जो है धाम जो है आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र बनेगा। कौन सा मंदिर? तो ये आपको त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ये कहां पर है? तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है आपको त्रिपुरा के गोमती जिला में, जो कि 524 साल पुराना है। और 524 साल पुराना है तो ये मंदिर, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, या कौन से राजा थे जो कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा का नाम क्या है? तो राजा का जो नाम है आपको माणिक, यहाँ पर जो है राजा का नाम क्या है? धन्या माणिक है। क्या है? धन्या माणिक है, जो कि 1501 ईस्वी में कब बनाया गया था इस मंदिर का? तो इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था कब? तो 1501 ईस्वी में किया गया था। समझ रहे हैं बात को कि किस राजा के द्वारा? तो राजा थे उस वक्त, महाराजा थे धन्या माणिक थे। और 1501 ईस्वी में जो है आपको त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो है बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था महाराजा आपको माणिक के द्वारा, धन्या माणिक के द्वारा। और ये जो है यदि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से बात करें तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से यहाँ पर जो है आप पढ़ते होंगे कि 51 शक्तिपीठ, क्या पढ़ते होंगे कि 51 से जो आपको जो पुराण सब में लिखा गया है, कितना शक्तिपीठ लिखा गया है? 51 शक्तिपीठ लिखा गया। और 51 शक्तिपीठ में जो है इसका एक नाम आता है आपको त्रिपुर सुंदरी मंदिर का नाम आता है। और यहाँ पर जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार से जो है माँ सती का यहाँ पर चरण गिरा था। क्या गिरा था? तो माँ सती का चरण गिरा था। ये पौराणिक कथाएं हैं, आपको पहले बता चुके हैं, ये पौराणिक कथाएं हैं। और पौराणिक कथाएं के अनुसार से ये हिंदू मान्यता के अनुसार से ये चलता है। ऐसा कोई ज्यादा इस पे बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर सिद्ध है। तो ये जो है आपको पौराणिक कथा है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार से जो हिंदू मान्यताएं होती है, आस्था के ये विषय होती है, और आस्था के विषय के अनुसार से जो है यहाँ पर माँ सती का क्या है? चरण गिरा था। और इसको जो है कुर्व पीठ के नाम से भी जाना जाता है। किस पीठ के नाम से? तो कुर्व पीठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है तांत्रिक साधना का अद्वितीय महत्व है इस मंदिर का। तांत्रिक साधना का जो है एक आप तांत्रिक साधना के लिए एक मंदिर और विख्यात है, वो मंदिर है आपको कामाख्या, जो कि वो भी पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलता है। और ये मंदिर भी आपको पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। और इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आइए थोड़ा सा इस मंदिर का इमेज देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ये मंदिर है आपको त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। और ये जो है इसमें जो है देवी है सती का
कह सकते हैं कि यहाँ पर पूजा किया जाता है। और सती का यहाँ पर क्या गिरा था, तो यहाँ पर सती का चरण गिरा था, जिसको पैर बोलते हैं। तो सती का यहाँ पर पैर गिरा था, जिसकी वजह से ये जो है 51 शक्तिपीठ के अंतर्गत ये मंदिर को रखा जाता है। और इसका पुनर्विकास किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए हैं। तो ये आपके लिए ये मंदिर क्या है, महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए आसान है, यदि आप पटना के रहने वाले हैं तो आपके लिए आसान है। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सीधा आंसर है, क्या है आंसर, तो इसका आंसर बनता है आपको पटना में। पटना के रहने वाले होंगे तो आपके लिए ये प्रश्न आसान सा बन जाता है। यदि पटना से बाहर के हैं तो आपको अच्छे से इस प्रश्न को कवर रखना है। बिहार से संदर्भित किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा तो आपको वहां पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है कि आपको जो है राजेंद्र नगर, पटना के जो आपको राजेंद्र नगर का जो इलाका देखने को मिलता है, यहाँ पर जो एक स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम है, और मोइनुल हक स्टेडियम के पास जो है आपको प्रेमचंद गोलंबर है। यहीं पर आपको बनाया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया गया है। और इसी का जो है उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और साइंस सिटी के निर्माण से क्या होगा, छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में मदद मिलने वाली है। और इस साइंस सिटी का जो है नामकरण जो है किसके नाम पर रखा गया है, नामकरण जो है किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है साइंस सिटी का। तो आप ध्यान रखेंगे ये साइंस सिटी आपको देखने को मिलेगा राजेंद्र नगर के मोइनुल हक स्टेडियम के जस्ट आपको बगल में देखने को मिलेगा। प्रेमचंद गोलंबर के पास देखे होंगे आप लोग हाल ही में कि क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा था उस वक्त पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा था यही साइंस सिटी तैयार किया जा रहा था। तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं साइंस सिटी का जो अंदर का जो माहौल है देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण, आइए देख लेते हैं कि ब्रिंग इट होम, क्या नाम है आपको, ब्रिंग इट होम है। और ये ब्रिंग इट होम जो है एक गाना है। क्या है, ब्रिंग इट होम गाना पूछा जा रहा है कि किसने गाया है, जिसे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत के रूप में लॉन्च किया गया है। तो आईसीसी के द्वारा जो है आपको इस गीत को जो है लॉन्च किया गया है, इस गाना को जो है लॉन्च किया गया है। और इस गाना को जो है क्या नाम है, इस गाना का सबसे पहले नाम जानिए, इस गाना का नाम क्या है, तो ब्रिंग इट होम। और ये गाना किसके द्वारा गाया गया है, और ये प्रश्न आपके पास है, तो किसके द्वारा गाया गया है, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है किसके द्वारा, तो इसका आंसर बनेगा श्रेया घोषाल के द्वारा। श्रेया घोषाल आप गायिका देखे होंगे या सुने होंगे, इनकी आवाज में बहुत सारे गाना सुने होंगे। तो आपको इसका जो आंसर बन रहा है क्या बन रहा है, ब्रिंग इट होम का जो गाना गाया गया है किसके द्वारा, तो ये आपको श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा आपको भारत में क्या देखने को मिलता है, महिला क्रिकेट विश्व कप देखने को मिलेगा। और इसका जो मेजबानी किया जाएगा किसके द्वारा, भारत के द्वारा ही इस वर्ष जो है इसका मेजबानी किया जाएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, जो कि स्टार्ट हो रही है कब से, 30 सितंबर से ये स्टार्ट हो रही है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आईसीसी जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, आधिकारिक सॉन्ग जो इसका क्या नाम है, जिसका नाम आपको देखने को मिल रहा है ब्रिंग इट होम। एक आधिकारिक सॉन्ग को लॉन्च किया गया है आईसीसी के द्वारा, इसका नाम है ब्रिंग इट होम है, जिसको गाया गया है श्रेया घोषाल के द्वारा, जिसमें सुर ताल भावनाओं को कह सकते हैं कि एक तरह से इसमें सम्मिलित किया गया है। जोश से भरा ये संगम, ये गाना आपको देखने को मिल रहा है। और इस गाने का मकसद क्या है, दुनिया भर के फैंस को एकजुट करना है। तो थोड़ा सा जो है महिला का जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा है इसको क्या किया जाएगा, प्रमोट ज्यादा करने की कोशिश किया जाएगा, जिससे कि जिस तरह से पुरुष वाला सभी व्यक्ति देखते हैं इसी तरह से जो है महिला विश्व कप भी सभी कोई देखे, है ना। और यहाँ पर एक बार फिर से आपको बात कर लेते हैं, इमेज पर एक बार बात कर लेते हैं कि आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इस बार कहाँ पर होगा, तो इस बार होगा आपको 2025 वाला महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में ही होगा। इसके लिए जो है आईसीसी के द्वारा ब्रिंग इट होम ऑफिशियल सॉन्ग जो है रिलीज कर दिया गया है। और ये जो रिलीज किया गया है ये गाना किसके द्वारा गाया गया है, पूछा जा रहा है कि ये गाना किसके द्वारा, तो ये गाना जो गाया गया है श्रेया घोषाल के द्वारा। तो ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है श्रेया घोषाल। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, यह है आपको धोर्डो गांव, क्या नाम है, धोर्डो गांव जो है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत निम्न में से किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है।
पूछा जा रहा है कि एक गांव के बारे में, और यह गांव है धोर्डो गांव है, और प्रधानमंत्री सूढ़ीघर योजना के तहत जो है किस राज्य का ये चौथा सौर गांव बना है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर बनेगा आपको गुजरात राज्य का। जो धोर्डो आपको देखने को मिल रहा है, किस राज्य का देखने को मिल रहा है? गुजरात राज्य का देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत जो है गुजरात का ये चौथा गांव बन चुका है। गुजरात का ये कौन सा गांव बना है? ये गुजरात का आपको चौथा गांव बना है। और ये गुजरात के किस जिले में अवस्थित है? तो गुजरात के आपको कच्छ जिले में अवस्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में जो है भावनगर के समुद्र समृद्ध कार्यक्रम से जो है इस गांव को कह सकते हैं कि समर्पित, देश को जो है समर्पित किया है। यदि नाम लेते हैं कि चौथा गांव सौर गांव बना है, तो चौथा यदि सौर गांव बना है तो 3 गांव तो कोई ना कोई और होगा। इस 3 गांव के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला गांव जो है आपको, सबसे पहला जो सौर गांव बना था गुजरात का, कौन सा? मोढेरा बना था, जो कि मेहसाना जिला के अंतर्गत है। और ये भारत का पहला सौर संचालित गांव था। जब भारत का पहला सौर गांव संचालित है तो ये आपके लिए जीएस के अंतर्गत ये प्रश्न आपको अच्छे से कवर करके रखना है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा था? तो ये आपको मेहसाना जिला का मोढेरा था। ठीक है। दूसरा कौन है? ये सुखी है, जो कि खेरा जिला के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है आपको मसाली है, जो कि बनासकांठा के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है, चौथा के बारे में आपको बता ही चुके कि धोर्डो है, जो कि कच्छ जिला 2025 में हाल ही में जो है इस गांव को देश को समर्पित किया गया है। तो आपको ये चार गांव है, और चारों गांव किस राज्य का? तो चारों गांव आपको देखने को मिल रहा है किस गांव का? आपको चारों है गुजरात का। ठीक है। तो चारों गांव गुजरात का है, और ये सौर आधारित ये गांव है, पूरी तरह से जो है सौर पर आधारित ये चलने वाला ये गांव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है यहां पर बात करते हैं अगले प्रश्न का। देखिए क्या है अगला प्रश्न कि निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग लॉन्च की गई है? और यह एक लीग है, जिस तरह से हम लोग आईपीएल देखते हैं, और आईपीएल के आधार पर ही कह सकते हैं कि एक लिंच यहाँ पर जो है एक लीग लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया है? एक लीग लॉन्च किया गया है, जो कि खेल से संदर्भित है। और ये कौन से खेल? ये तीरंदाजी है ना। तो तीरंदाजी खेल से ये आपको एक लीग लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है दुनिया की यह पहली फ्रेंचाइजी बनी है जो कि तीरंदाजी के लिए लीग लॉन्च किया गया है, और पूछा जा रहा है कौन से देश के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा देश बनेगा? तो यहां पर बनेगा अपना भारत ही। क्या बनेगा? इसका सही आंसर अपना भारत ही बनेगा, है ना। तीरंदाजी आप कभी ना कभी किए होंगे। जो तीर धनुष वाला होता है उसी को तीरंदाजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए एक बार यहाँ पर फैक्ट क्या बनता है देख लेते हैं कि दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग जो है भारत में इसका लॉन्च किया गया है। और जिसे कह सकते हैं कि तीरंदाजी संघ के द्वारा इसकी घोषणा के, भारतीय तीरंदाजी संघ है ना, भारतीय तीरंदाजी संघ के द्वारा जो है इसका घोषणा किया गया है। और यह लीग जो है जिसे आर्चरी लीग के नाम से भी जाना जाता है। किस लीग से नाम से? इसको आर्चरी लीग के नाम से भी जाना जाता है। और ये खेल कब होने वाला है? तो ये खेल आपको अक्टूबर 2025 में दिल्ली में ये शुरू होने वाली है। तो ये आप ध्यान रखना है कि तीरंदाजी लीग का जो है उद्घाटन कह सकते हैं कि कब होने वाला है, या इस खेल का आयोजन कब होने वाला है। तो ये अक्टूबर 2025 में ही होने वाला है। 2025 में आपको दिल्ली में इसका आपको देखने को मिलेगा, इस खेल का आयोजन देखने को मिलेगा। तीरंदाजी जो है इसी प्रकार से खेल खेला जाता है, और इसमें जो है कुछ टीम बनाया गया है, और उस टीम के अंतर्गत रखा गया कि किस कौन कौन से देश, मान के कुछ जो है विदेशी खिलाड़ी को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। विदेशी खिलाड़ी के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी को भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे क्या होगा? प्रमोट कौन सा खेल होगा? तो भारत के तहत कह सकते हैं कि आपको तीरंदाजी को जो है भारत सरकार के द्वारा प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? अग्नि अभ्यास। इसका नाम क्या है? अमोघ फ्यूरी नाम है। क्या नाम है? अमोघ फ्यूरी। इसका आयोजन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में किया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर क्या बन रहा है? इसका सही आंसर बन रहा है आपको अमोघ फ्यूरी जो है इसका कहां पर अभ्यास किया गया है? राजस्थान में किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में इसका अभ्यास किया गया है। तो राजस्थान का जो आपको देखने को मिल रहा है थार मरुस्थल जो देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमांड ने जो है अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया है। और यह अभ्यास जो है भारतीय सेना की युद्ध क्षमता समन्वय परिचालन तैयारियों को क्या करता है? जीवंत करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना के द्वारा जो है आपको अमोघ फ्यूरी नामक ये जो है अभ्यास जो है कहां पर किया गया है? तो आपको राजस्थान के किस
क्षेत्र में, तो राजस्थान का जो है आपको थार मरुस्थल का जो क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पर किया गया है। और जैसे ही नाम आता है राजस्थान का, तो राजस्थान के बारे में जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं। राजधानी क्या है? जयपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो भजन लाल शर्मा है। आपको राज्यपाल कौन यहाँ पर देखने को मिल रहा है? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े देखने को मिल रहा है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपको राजस्थान में? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा का इलेक्शन होगा तब वहां पर बात करेंगे विधानसभा के बारे में भी, अभी जरूरत नहीं है ना। तो ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? यही है आपको राजस्थान का थार क्षेत्र, पूर्णतः आपको मरुस्थल का ये क्षेत्र है। और यहीं पर इसका अभ्यास किया गया, अमोघ फ्यूरी का अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। आपको मरुस्थल जो भारत में देखने को मिलता है, दो प्रमुख मरुस्थल देखने को मिलता है। एक आपको क्या देखने को मिलता है? उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आपको थार वाला मरुस्थल को रखा जाता है, और शीत मरुस्थल के अंतर्गत जो है आपको लद्दाख का मरुस्थल रखा जाता है। तो मरुस्थल का जो चर्चा है ये आपको पढ़ाएंगे सर, कहाँ पर पढ़ाएंगे? आपको ज्योग्राफी में इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत केवल इतना ही बातें आप लोगों से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक, यहां पर ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, केवल महानियंत्रक नहीं है, यहां पर क्या है? संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार जो है कौन ग्रहण की है? तो ये आपको वंदना गुप्ता के द्वारा। इसका सही आंसर क्या बन रहा है? वंदना गुप्ता बन रहा है। और ये आप अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, लेखा महानियंत्रक केवल नहीं है, केवल नहीं है, क्या है? संचार लेखा है। तो ये जो संचार लेखा महानियंत्रक है ये कौन बन रही है? तो ये हाल ही में बनी है कौन? आपको वंदना गुप्ता बनी है। भारतीय डाक सेवा, जो भारत का जो डाक सेवा है और दूरसंचार लेखा वित्त सेवा की 1990 बैच की ये अधिकारी है वंदना गुप्ता। और इन्हीं को जो है बनाया गया है नई दिल्ली में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार कह सकते हैं कि इनको दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके बारे में, वंदना गुप्ता के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के लोगों का, किसका? लोग नहीं है, पीपुल नहीं है, लोगो है, ठीक है। तो लोगो का जो है अनावरण किया गया है। तो ये लोगो का जो अनावरण किया गया है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? तो इसका सही आंसर बन रहा है कौन सा? तो ये केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, इन्हीं के द्वारा जो है इसका अनावरण, लोगो का अनावरण जो है किया गया है। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है। और जेपी नड्डा के द्वारा ही जो है आपको वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो कि 26-27 सितंबर को होने वाला है, इसका जो है कह सकते हैं आयोजन कहां पर होने वाला है? तो ये नई दिल्ली में है। और इसी के लिए जो है लोगो और जो ब्रोशर हो है इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण कर सकता है, उद्घाटन नहीं कर सकता, इसका अनावरण होता है। अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। याद रहेगा ये सब प्रश्न सीधे तौर पर मान के चलिए कि आपको वन लीनियर के तहत पूछा जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। और इन्हीं के द्वारा जो है आपको वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन का जो है कह सकते हैं जो 25 में कब होने वाला है? जस्ट आपको 1-2 दिन के बाद होने वाला है, 26-27 को होने वाला है। तो 26-27 को जो है होने वाला है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये होता है। और ये कार्यक्रम के साथ साथ कह सकते हैं क्या कि विश्व खाद्य भारत जो 2025 वाला होने वाला है, इसी का जो है लोगो और अनावरण को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो आप यहाँ पर जेपी नड्डा के द्वारा, याद रहेगा। चलिए यहां पर जो आपको जो अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे। ये आप सबसे पहले तो इसको VVI लगा के रखेंगे, जहां पर भी आप लिख रहे हैं इसको महत्वपूर्ण के अंतर्गत रखेंगे। क्या है प्रश्न? इसको देख लेते हैं कि 22 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी, क्या है कि नए जीएसटी सुधारों के तहत जो है कितने मुख्य कर स्लैब रखे गए हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, मुख्य लगा हुआ है, मुख्य कर स्लैब, ठीक है। और मुख्य कर स्लैब जो है पूछा जा रहा है कि नए जीएसटी के अंतर्गत कितना स्लैब बनाया गया है। तो नए जीएसटी स्लैब के अंतर्गत जो है बनाया गया है, आपको कितना बनाया गया है?
मात्र 2 बनाया गया। कितना बनाया गया है? मात्र 2 स्लैब बनाया गया। एक 5% का स्लैब रखा गया है और दूसरा कौन सा? 18% का। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आप इस भाषा को समझ रहे होंगे, यदि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उम्मीद है कि या तो आप पढ़ चुके होंगे या ना तो आने वाले दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी सर से आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। आप अभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत रहिए और करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखिए, पहले जो है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले जो है 22 सितंबर 2000 पहले से, तो 22 सितंबर कह सकते हैं कि 21 सितंबर 2000 पहले से जो भारत में चल रहा था, कितना स्लैब चल रहा था? 4 स्लैब चल रहा था। क्या चल रहा था भारत में जो है पहले से? कितना स्लैब चल रहा था? तो आपको भारत में पहले 4 स्लैब। कौन कौन सा स्लैब था? आपको 5% का था, 12% का था, 18% का था और 28% का था। ये पहले था 22 सितंबर से, ये पहले था आपको 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें बदलाव किया गया है, जो आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इनके द्वारा बदलाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो नया जीएसटी जो लाया गया है, नया जीएसटी के अंतर्गत केवल 2 प्रमुख बोल रहे हैं, यहां पर मुख्य लगा हुआ है, वैसे 3 स्लैब रखा गया, बातचीत करेंगे आगे चल के। तो यहां पर जो है आपको प्रमुख जो है क्या 2 स्लैब ही रखा गया है, आपको 5% और 18% वाला। ये तो इसका आपका सही आंसर बन रहा था, जो कि आपको 2% है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। आपको 3 भी बोले हैं स्लैब, तो 3 स्लैब क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहीं पर मेरे द्वारा आपको पीडीएफ में जो मिलेगा, क्या मिलेगा कि नई जीएसटी दरों को जो है टैक्स स्लैब जो है यहां पर क्या रखा गया है? 3 रखा गया है। तो 3 और 2 में क्या है फर्क, अंतर क्या लग रहा है? तो इसको समझ लेते हैं कि कहीं पर 3 लिख रहे हैं, कहीं पर आंसर 2 बन रहा है। यहां पर यदि देखिएगा अच्छे से, यदि प्रश्न को देखिएगा तो यहां पर जो है 3 स्लैब का जो है आपको जो देखने को मिल रहा है, ये स्लैब नहीं रखा गया भारत में, इसलिए इसका आंसर 5, 12, 18 नहीं रखा गया, इसलिए ये आंसर नहीं बन रहा है। क्या आंसर बनेगा? 3 स्लैब यदि रहेगा ऑप्शन में क्या रहना चाहिए तब आंसर बन सकता है, तो हम लोग देखेंगे यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो नई जीएसटी दर जो है आपको अच्छे से देखिए, यदि आप कोशिश करिएगा कि तुरंत इसको पढ़ के निकल जाए तो आपको नहीं होगा, प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। जब आपको परीक्षा में अच्छे से इसको प्रश्न को पूछा जाएगा तब आपसे नहीं बन सकता, इसलिए इस पे थोड़ा सा आपको रुक के बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो नई जीएसटी दर है उसमें आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नई जो स्लैब बनाया गया है इसमें 3 कैटेगरी रखा गया है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि दैनिक जरूरी का जो सामान होता है, जो हम लोग उपभोग रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं किसी न किसी प्रकार का, जो दैनिक जरूरी का जो सामान होता है, कृषि उत्पाद जो वस्तु होते हैं, उसके बाद हेल्थ केयर का जो उपकरण होता है, इसको जो है 5% वाला स्लैब में रखा गया है। पहले ये 12% वाला स्लैब में था, तो 12% वाला स्लैब में था तो स्वाभाविक बात है कि मान के चले कि वस्तु का दाम ज्यादा होगा। जैसे ही स्लैब को घटाया गया है तो अब वस्तु का दाम क्या होगा? कम जाएगा, है ना। तो यहां पर जो स्लैब रखा गया है, जो दैनिक जरूरी का जो सामान होता है, कृषि उत्पाद होता है, हेल्थ केयर का जो उपकरण होता है, उसको रखा गया है 5% जीएसटी वाला में रखा गया। समझ गए? ये पहला स्लैब है। दूसरा स्लैब क्या है? दूसरा स्लैब को अच्छे समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटी कारें और 350 सीसी की जो बाइक होती है, तो आपको जो छोटी कारें होती है, 350 सीसी की जो बाइकें होती है, इसको रखा गया। अब किसके अंतर्गत रखा गया है? 18% जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। तो आप मान के चलिए, नॉर्मल यदि जो बाइक लेते हैं आप, 350 सीसी का बाइक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि अच्छा बाइक होता है, तो 350 सीसी का बाइक जो है 18% के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, ये तो हुआ प्रमुख, जो कि जीवन यापन करने के लिए ये प्रमुख है, और ये इतना पर कह सकते हैं किसी के लिए जीवन यापन यहाँ चल सकता है, 2 स्लैब में आसानी से चलाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? 2 स्लैब में आप जीवन यापन को आसानी से चलाए, इसीलिए प्रमुख लिखा गया। इसको क्या लिखते हैं? प्रमुख है। यदि पूछे कि मान के चलिए कि भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में जो है प्रमुख कितना स्लैब है, तो 2 स्लैब है। लेकिन अब जो आपको बात कर रहे हैं, ये तीसरा मामला, तीसरा में फंस रहा है कि तीसरा स्लैब क्या है। जो तीसरा स्लैब है, इसके बिना आप काम चला सकते हैं, जीवन जो है इसके बिना काम चल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इसके बिना काम नहीं चला सकते हैं उसको देना पड़ेगा बाबू, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्या है इसके अंतर्गत? देखिए, पान मसाला सभी जगह देखते होंगे, बिकते हुए दिखाई पड़ता होगा, जो गुटखा सब देखने को मिल रहा है, ठीक है, जितने भी मान चलिए कि आपको तंबाकू पदार्थ देखने को मिल रहा है, पान मसाला देखने को मिल रहा है, इसी के अंतर्गत सभी आ गया पान मसाला का अंतर्गत। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक के बिना आप काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैफीन की जो वस्तुएं तैयार की जाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होते हैं, और सीन गुड्स, जो भी मान के चलिए कि ऐसी वस्तुएं जो एक तरह से कह सकते हैं सीन गुड्स के अंतर्गत लग्जरी वस्तु को रखा जाता है,
जो लग्जरी वस्तु होते हैं उस पर डायरेक्ट टैक्स कर दिया गया है। कितना प्रतिशत? इसको रखा गया है 40% के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके बगैर आप काम कर सकते हैं क्या? पान मसाला आपके लिए जरूरी है? नहीं जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक के बिना आप काम कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक का जीवन में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैफीन कार्बोनेटेड ड्रिंक का कोई जीवन में जरूरी नहीं है। सीन गुड्स है ना, जो नॉर्मल आप कार खरीदिएगा जीवन यापन के लिए, छोटी कारें आपको मान के चलिए 18% का अंतर्गत रखा गया। आप समझिएगा कि हमको लेना है BMW लेना है, ठीक है। जो कीमती कारें हैं आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रखा गया है, आपको क्या रखा गया है? आपको 40% वाला में रखा गया है। जो कीमती है लग्जरी वस्तु होते हैं उसको रख दिया गया है डायरेक्ट 40%, क्योंकि जिसके पास रुपया रहेगा वही ये उपभोग कर सकता है। ज्यादा रुपया तो सभी के पास रहना जरूरी है, लेकिन कह सकते हैं कि एक्सेस है, ज्यादा है। तो ज्यादा जब रुपया है तो आप यूज कर सकते हैं, पान मसाला पर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार को भी थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीजिए, भारत सरकार को ज्यादा टैक्स दीजिए, अच्छी बात है ना। भारत सरकार भी थोड़ा तो आपसे रुपया कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा, भारत सरकार को भी। कैफीन कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होते हैं और जो लग्जरी वस्तु होते हैं आप यूज कर सकते हैं, मना नहीं है, यूज करिए, खरीदिए, अच्छा है। तो भारत सरकार को भी थोड़ा सा टैक्स बढ़ा करके आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स सब का जो दाम है आपको थोड़ा सा जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन और जो जीवन का जो उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं वो आपको जो है उसमें कमी की गई है, भारत सरकार के द्वारा कमी की गई है। और ये भारत सरकार का एक तरह से एक अच्छा पहल है, और जब अच्छा पहल है उसको सराहना की जानी चाहिए। और ये जो है नई दरें कब से लागू हो रही है? तो ये दरें लागू हो चुकी है। प्रश्न में पहले ही आपको था 22 सितंबर 2025 से जो है ये दरें लागू की गई है। लेकिन यहाँ पर जो है रोका गया है, थोड़ा सा रोका गया है, किस पे? जो पान मसाला है इसको रोका गया है। तंबाकू जो पदार्थ होते हैं इसको जो है अभी 22 सितंबर से ये लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है उसको इसलिए रोक दिया गया है कि उसमें क्या होती है कि दाम मान के चले कि जो रहता है उसमें देखिएगा प्राइस लिखा हुआ रहता है। तो उस वहां पर जो है कंपनी को थोड़ा सा जो है राहत दिया गया कि कुछ दिनों के बाद जो है आप आ चुके हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत, लेकिन आपको कुछ दिनों का राहत दिया जाएगा। जो आपके पास पहले से सामान है उसको आप क्या करिए, मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा राहत दिया गया है। तो नई दरें जो है आपको 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी है। तो ये उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ चुके नहीं समझे हैं तो आपको समझाएंगे कौन? इकोनॉमिक्स वाले समझाएंगे। यहाँ पर यदि आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स को अच्छे से, इंडियन इकोनॉमिक्स को सब पढ़े होंगे, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे बात को। समझ गए? आप लोगों से सीधे तौर पर यदि बात करते हैं, एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख कितना टैक्स स्लैब रखा गया है, तो सीधे तौर पर आप आंसर उसका देना है आपको 2 स्लैब रखा गया है। यदि 3 स्लैब दिया जाएगा तो 3 स्लैब आप समझ रहे हैं ना, कैसा स्लैब रहेगा? 5%, 18% और 40% वाला स्लैब रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो आपको प्रश्न दिए थे 5, 18, 40 वाला कोई स्लैब आपको देखने को मिला? 3 स्लैब तो है, लेकिन 3 स्लैब के साथ साथ आपके पास ऑप्शन भी आगे लगाए थे, इसीलिए मान के चलिए कि ऑप्शन के साथ साथ आगे भी मान के चलिए आपको लगाए के 3 स्लैब तो है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है 5, 12, 18 वाला है, ठीक है। आपको 5, 18 यदि 40 वाला रहता है तो आंसर आपका तब उपयुक्त आंसर कौन सा बनता है? तब आपका ए आंसर बनता है। समझ रहे हैं बात को कि प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। यदि प्रश्न को किसी भी तरह से पूछे, किसी भी तरह से घुमाए, तो आपसे बनना चाहिए। जब आप अच्छे से प्रश्न को कवर करते हैं तो आपको जो है अंदर तक जाके आप प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो समझ में आपको आसानी से बनेगा। चलिए, ये था मान के चलिए कि आपका ये जीएसटी से संबंधित प्रश्न था। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो आपको मुख्य थीम पर प्रश्न देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था? क्विंटन डिकॉक का एक तस्वीर देखने को मिल रहा था, वहीं से यहाँ पर लिए हैं एक प्रश्न है। क्विंटन डिकॉक आप लोग सभी को जानते होंगे क्विंटन डिकॉक को, और ये पूछा जा रहा है कि किस क्रिकेट प्रारूप से संन्यास का अपना फैसला जो है वापस ले लिया है। सभी क्रिकेट खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, लेकिन ये क्या ले रहे हैं? संन्यास वापस ले रहे हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, संन्यास का अपना फैसला क्या रहे हैं? वापस ले रहे हैं, ठीक है। संन्यास जो, अब देखिए एक थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप पढ़े, ये क्या कहते हैं, महाभारत देखे होंगे, तो महाभारत में जो है कृष्ण के द्वारा कहा जाता है कि कृष्ण जो है हम अस्त्र जो है नहीं उठाएंगे, ठीक ना। महाभारत का जो युद्ध होगा, महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। जब अस्त्र बोलता है कि नहीं उठाएंगे, लेकिन एक ऐसा समय आता है जो कि कृष्ण को क्या करना पड़ता है? अस्त्र उठाना पड़ जाता है। तो अपना जो प्रतिज्ञा है वो क्या कर लेता है, एक तरह से कह सकता है कि तोड़ना पड़ता है। यहीं पर देखिए ये जो आपको देखने, अब उससे आप समझ जाइएगा बात आपको। ये जो क्विंटन डिकॉक है ये आपको 2023 में जो विश्व कप होता है, भारत में जो विश्व कप होता है, तो विश्व कप जो भारत में था उसके बाद क्या होता है, ये संन्यास ले लेते हैं, है ना। वनडे विश्व कप जो 2023 में है, प्रश्न पर बात करते हैं बाद में, पहले आप समझ लीजिए इसको। वनडे विश्व कप जो 2023 वाला आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पर जो है, इसके बाद जो है ये संन्यास ले लेते हैं। इस फॉर्मेट से ये क्या ले लेते हैं? संन्यास 2023 वाला पे पहले समझ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद
T20 जो विश्व कप होता है, पहले तो ये आपको वनडे वाला है जो संन्यास ले चुके हैं, उसके बाद T20 विश्व कप 2024 के बाद भी ये क्या होता है, ये आपको साउथ अफ्रीका में जो है इनको एक तरह से कह सकते हैं कि शामिल नहीं किया। संन्यास तो नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको देखने को मिलता है कि आपको साउथ अफ्रीका टीम में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, एक तरह से मौका नहीं मिलता है। T20 में संन्यास तो नहीं लेते हैं, लेकिन मौका आपको क्विंटन डिकॉक को नहीं देखने को मिलता है ना। यही आपको लिखा हुआ है कि 2024 के बाद जो है साउथ अफ्रीका के लिए T20 फॉर्मेट में जो है खेलते नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने जो औपचारिक रूप से T20 क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा नहीं की थी। तो संन्यास की घोषणा केवल किस में किए थे, आपको 2023 में कर चुके थे, आपको वनडे क्रिकेट से कर चुके थे, है ना। अब देखिए क्या होता है, तो ये करते हैं, क्या करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो स्टार बल्लेबाज, सबसे पहले ये भी जानिए ये जो क्विंटन डिकॉक है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो क्विंटन डिकॉक जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के ये स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज है। और क्विंटन डिकॉक जो है वनडे क्रिकेट से, किसके बात कर रहे हैं, यहाँ पर वनडे के बारे में बात कर रहे थे, तो वनडे क्रिकेट से ये क्या करते हैं, संन्यास का जो है अपना फैसला जो है वापस ले लेते हैं। जो प्रतिज्ञा ये किए थे, प्रतिज्ञा क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा क्या होगा, टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको फिर से खेलना है। तो ये जो है अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, फिर से मान के चलिए कि स्वाभाविक बात है कि अपना वहां नाम इसलिए लिखा हुआ है कि नाम वापस ले लेते हैं। और आने वाले दिनों में जो है दक्षिण अफ्रीका का दौरा है, कहां पर, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दौरे के लिए जो है उन्हें वनडे और T20 दोनों टीमों में जो है शामिल इस बार कर लिया गया है। जैसे ही मान के चलिए कि वापस लेते हैं, वनडे खेलने का जब मौका मिलता है तो T20 खेलने का स्वाभाविक तौर पर मौका मिल जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ साथ जो है इनको नामीबिया के लिए भी जो है इनका नाम जो है घोषणा का, एकमात्र T20 होगा, लेकिन उसके लिए भी, नामीबिया के लिए भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी देश देखने को मिलता है, उसके लिए भी ये आपको क्या किया गया है, इनको मौका दिया गया है। तो ये कह सकते हैं क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा सरप्राइज है ना। सभी को ये संन्यास लेते हैं, ये संन्यास से क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं, यदि मान लेते हैं कि जैसे आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा जो सब संन्यास ले चुके हैं टेस्ट से, T20 से, अब बोलेंगे कि नहीं नहीं संन्यास वापस लेते हैं, फिर से हमको खेलने दो, तो थोड़ा सा तो सरप्राइज तो होगा ही। इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा है, किसके बारे में देखने को मिल रहा है, आपको क्विंटन डिकॉक का। तो अब प्रश्न पर बात करते हैं, अब आपसे प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न क्या है कि क्विंटन डिकॉक किस क्रिकेट प्रारूप से जो है संन्यास का जो है अपना फैसला वापस लिया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, एक दिवसीय क्रिकेट, है ना, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है एक दिवसीय वाला ODI, इससे क्या कर लेते हैं, अपना नाम वापस ले लेते हैं। क्योंकि T20 फॉर्मेट से तो ये संन्यास लिए ही नहीं थे, तो इसका आंसर बनेगा केवल क्या बनेगा, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बनेगा। समझ रहे हैं बात को ना। और आइए तस्वीर देख लेते हैं क्विंटन डिकॉक का। आप क्विंटन डिकॉक को पहचानते होंगे, जानते होंगे, और ये आप देखे होंगे, आप IPL में भी इनको देखते होंगे, किसी ना किसी टीम से खेलते हुए नजर आते हैं। ये अभी इंडिया में बात IPL पर नहीं करेंगे, केवल अभी आप ध्यान रखिएगा ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी हैं आपको साउथ अफ्रीका के, ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो आपको इनको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या बन रहा है, आइए पहले सबसे पहले उसका जवाब देख लेते हैं कि निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है चुना गया है। इसको आसान भाषा में पढ़ते हैं तो भारत की तरफ से जो है 2026 के लिए जो है किस फिल्म को जो है ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। तो किस फिल्म को भेजा जाएगा, होम बाउंड को भेजा जाएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, होम बाउंड, जो जाह्नवी कपूर की जो है विशाल जेठवा और क्या कहता है जाह्नवी कपूर की ये फिल्म आपको देखने को मिलता है। तो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी बताए हैं परसों के वीडियो में, इसको आप विशेष जानकारी के तौर पर इस फिल्म के बारे में विशेष जानकारी बताए हैं। तो किस फिल्म को भेजा जाएगा, क्या था इसका कहानी, तो परसों के वीडियो में यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या बन रहा है। वैसे आपको यहाँ पर केवल हम आंसर आपको बता चुके हैं कि आंसर इसका क्या बनेगा, होम बाउंड बनेगा। जाते जाते जो है आपके लिए प्रश्न छोड़ के जाएंगे, एक प्रश्न छोड़ के जिसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। क्या है इसका प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है देना है आपको, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इस प्रश्न को जो है कल पूरे विस्तार से आपको बताए थे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल के वीडियो में ये प्रश्न आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा और आप वहां से इस प्रश्न को कवर कर सकते हैं। यदि नहीं देखे तो, यदि आप देखे हैं वीडियो, आप प्रश्न इसका जवाब जान रहे हैं तो आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।